जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। हम अपने चारों ओर बहुत तरह की आवाजें सुनते हैं। वो गाड़ी की आवाज हो सकती है, गाड़ी में जो हॉर्न देता है, या फिर जो गाड़ी चलती है तो उसमें भी आवाज निकलती है। कोई कहीं पे कुछ ढोल की आवाज, या फिर तबले की आवाज, या फिर कहीं पर स्पीकर लगाकर गाना बज रहा है ऐसा आवाज, या फिर पंछियों की आवाज, जानवरों की आवाज। तो इस तरह की बहुत सारी आवाज हम अपने आसपास सुनते हैं। तो ये जो आवाज है इसी को ध्वनि कहते हैं। तो आज हम इस पाठ में ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ 14 में है ध्वनि, साउंड। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनते हैं। तो वो सड़कों पर चलती हुई बसों की आवाज हो सकती है, कारों की, गाड़ियों आदि के घरघराहट की आवाज, या फिर चिड़ियों का जो कलरव है उसका आवाज, मेढकों का टरटराना, गायों आदि का रंभाना को इनसे उत्पन्न ध्वनि के आधार पर हम पहचानते हैं। तो किसी जानवर का जो आवाज हम सुनते हैं तो उससे हम पहचान जाते हैं कि ये इस जानवर की आवाज है। जैसे मेढक जब टरटराता है, या फिर गाय रंभाता है, चिड़ियों का जो कलरव है, तो उससे हम उसको पहचान जाते हैं कि ये चिड़िया का आवाज है, ये मेढक का आवाज है, ये गाय का आवाज है, या फिर ये गाड़ियों का आवाज है। तो जो आवाज होते हैं वे अलग अलग तरह के होते हैं, जिसके कारण हम उसको पहचान पाते हैं। तो इन आवाजों को ध्वनि कहते हैं। अतः ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जो मानव के कानों में सुनने की जो संवेदना है वो उत्पन्न करती है। तो हम ध्वनि को कान की सहायता से सुन पाते हैं। तो ध्वनि क्या करता है, एक तरह का ऊर्जा है जो मानव के जो कान है, कानों में सुनने का संवेदना उत्पन्न करता है और उससे हम सुन पाते हैं। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिना ध्वनि के बहुत मुश्किल हो जाती। कैसे मुश्किल हो जाती? जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं और बात करके ही हम एक दूसरे की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये एक संपर्क का माध्यम हो जाता है। एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए यह हमारी सहायता करती है। और हम अपने मन की बात भी कह सकते हैं ध्वनि के माध्यम से। तो अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ती है। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है झारखंड के विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उसको दिखाया गया है। तो ये जो पहला चित्र है इसमें ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है, एक तार के ऊपर दूसरे तार को रगड़ा जा रहा है, एक तारा है ये। और ये नगाड़ा है। नगाड़ा में क्या है, लकड़ी जो है डंठल से आघात किया जाता है और आघात करने से उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ये जो ढोल है तो इसमें भी जब हाथों से आघात किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये क्या है, शहनाई है। तो इसको भी जब मुंह से फूंका जाता है तो आवाज निकलता है। तो इस तरह से वाद्य यंत्रों से भी बहुत मीठी आवाज निकलती है। बांसुरी को फूंक कर बजाया जाता है। और अन्य वाद्य यंत्रों को किस प्रकार बजाया जाता है, तो किसी को आघात करके, किसी के जो तार हैं उसमें कंपन करके आवाज उत्पन्न किया जाता है। तो आइए जाने कि ये सभी ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती हैं। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, जैसे ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है, या फिर ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, या ध्वनि भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों होती है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो हम ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम खोजने का प्रयास करें कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हमको सुनाई देती है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, किसी वस्तु में कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो जो भी कंपित वस्तु होती है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आप बच्चे क्या करते हैं, साइकिल की घंटी को बजाते हैं। तो जो साइकिल की घंटी है उसको बजाकर उसे
हल्के से छूने पर उसमें कंपन की अनुभूति होती है। तो जब आप घंटी को बजाएंगे, उसके बाद उसको छुएंगे तो आपको वो कांपता हुआ लगेगा। लेकिन जब घंटी बज ना रही हो, जब घंटी आप नहीं बजा रहे हो, तब कंपन की अनुभूति आपको नहीं होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कुछ क्रियाकलाप करते हैं और इसको और भी विस्तार से जानने का कोशिश करते हैं। तो क्रियाकलाप 1 को देखते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, एक पीतल का ग्लास लेंगे एवं एक पेंसिल लेंगे। एक ग्लास लेंगे पीतल का और एक पेंसिल लेंगे। ग्लास को मेज पर रखकर धीरे धीरे ग्लास के किनारे से पेंसिल को टकराएंगे। क्या करेंगे, ग्लास को मेज पर रखेंगे और धीरे धीरे ग्लास का जो किनारा है उससे पेंसिल को टकराएंगे। तो टक्कर मारने पर ग्लास से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जब हम पेंसिल से टक्कर मारते हैं ग्लास पर तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ग्लास के किनारे को छूइए तो कंपन की स्पष्ट रूप से अनुभूति होती है। तो आप जब उसमें पेंसिल को टकराएंगे, उससे आवाज उत्पन्न होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। तो आप ग्लास को छूकर देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें हल्का कंपन उत्पन्न हो रहा है, जो ग्लास है वो कंपित हो जा रही है। किंतु छूने से ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तो ध्वनि बंद हो जाने के बाद ग्लास को फिर से छूने पर कंपन की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जब उसमें से ध्वनि निकलना बंद हो जाता है पीतल के ग्लास से, तब आप ग्लास को छुएंगे तो आपको कंपन नहीं अनुभव होगा। तो इसे चित्र में दिखाया गया है। देखिए, पीतल का ग्लास है, उसमें पेंसिल से आघात किया जा रहा है, टकराया जा रहा है। तो ग्लास को टक्कर देने पर ध्वनि का उत्पन्न होना यहाँ दिखाया गया है। तो आप इसको करके देख सकते हैं अपने घरों में। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2 को। तो इसमें क्या करेंगे, एक रबर बैंड को एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। तो आप ऐसे करते हैं ना कि अपने पेंसिल के बॉक्स में रबर बैंड लगाकर उसको खींचते हैं तो आपको कांपता हुआ लगता है। तो अक्सर ऐसा बच्चे अपने क्लास में करते हैं। तो उसको नीचे चित्र में दिखाया गया है कि आपको किस तरह से रबर बैंड को लगाना है बॉक्स में। बॉक्स में तना हुआ रबर के बीच में 2 पेंसिल आप लगाएंगे। अब रबर बैंड को ठीक बीच से खींचकर उसको छोड़ देंगे। तो क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? क्या रबर बैंड कंपन करता है? तो आपके पास पेंसिल बॉक्स भी है और पेंसिल भी है और एक रबर बैंड भी आपके पास होगा ही। तो आप इस क्रियाकलाप को करके देख सकते हैं। देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि एक पेंसिल बॉक्स है और उसमें 2 पेंसिल लगाई गई है और यहाँ एक रबर बैंड लगाया गया है और रबर बैंड को बीच से खींचा जा रहा है और उसको खींचकर छोड़ दिया जाता है। तो आप करके देखिए कि उसमें कैसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसे आप करेंगे तो क्या होता है कंपन, अभी हम जानेंगे। तो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। तो कंपन क्या है कि कोई वस्तु जब अपने स्थिति से इधर उधर मतलब दाएं बाएं या फिर ऊपर नीचे गति करता है तो उसे कंपन कहते हैं। तो जब कसकर तने हुए एक रबर बैंड को बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न होता है। तो जब रबर बैंड को हम खींचकर छोड़ते हैं तो रबर बैंड में कंपन होता है और उस कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है, हमको एक आवाज सुनाई देती है। तो जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाता है। जब रबर बैंड कंपन करना बंद हो जाता है तो उस समय क्या होता है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा था वो भी बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कंपन करती हुई वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जो भी वस्तुएं कंपित होती हैं, कंपन करती है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन आसानी से दिखाई देते हैं। तो जो रबर बैंड को खींचा तो उसमें आप कंपन को देख सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में
उनका जो आयाम होता है इतना कम होता है कि ये जो है दिखाई नहीं देते हैं, कि कंपन हो रहा है वस्तु ये हमको दिखाई नहीं देता है, परंतु हम इन कंपनों को अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं कंपन को, लेकिन कंपन को देख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत कम होता है। तो आप कुछ वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए एवं उनके जो कंपयमान भाग है जिसमें कंपन होता है उसको सारणी में लिखिए। तो सारणी के शेष रिक्त स्थानों को आप पूरा करेंगे। तो आप बहुत सारे वाद्य यंत्रों के बारे में जानते हैं, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ क्रम संख्या, यहाँ वाद्य यंत्र और ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो कंपायमान भाग है उसका नाम यहाँ आपको लिखना है। जैसे यहाँ पहला में सितार दिया गया है तो उसका जो तना हुआ तार होता है उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। बांसुरी जो वायु स्तंभ होता है उससे ध्वनि उत्पन्न होता है, तो उसमें कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होता है। और हारमोनियम में धातु की पत्ती के द्वारा। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं करताल, मंजीरे और तबला या ढोल, तो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, तो उसके बारे में आप लिखिए। पहले देखिए कि उसमें किस भाग में कंपन हो रहा है और ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जैसे जो तबला या ढोलक होता है उसमें झिल्ली में जब आघात किया जाता है तो कंपन उत्पन्न होता है। तो आप मंजीरा, घटम जो मिट्टी के बर्तन है उसको भी बजाते हुए देखे होंगे तथा जो करताल है उससे भी परिचित होंगे। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं और इन सभी वाद्य यंत्रों को केवल आघात कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें जब आघात किया जाता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या आपने इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों को देखा है? तो आप भी कुछ वाद्य यंत्र बना सकते हैं। तो आप बच्चे क्या करते हैं, जो स्कूल का मेज होता है तो उसमें भी क्या करते हैं, बजाने लगते हैं, या फिर जो स्टील की थाली होती है तो उसमें भी आघात करके उससे भी ध्वनि उत्पन्न करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप भी अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बना सकते हैं इनका अनुसरण करके। जैसे यहाँ पर क्या है, घटम है, ये मिट्टी का घड़ा है, इसमें भी आघात करके, हाथों से आघात करके ध्वनि उत्पन्न किया जा रहा है। और ये है मंजीरा, तो इसमें भी क्या किया जाता है, दो मंजीरे को आपस में टकराया जाता है, तो इसमें कंपन होता है धातु में और ध्वनि उत्पन्न होता है। अब हम क्रियाकलाप 3 को करते हैं। तो कांच के 5-6 ग्लास लीजिए। तो कांच का 5 से 6 ग्लास लेंगे और उसमें जल इस प्रकार भरिए ताकि जल का स्तर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ते क्रम में हो। तो क्या करेंगे, 5 से 6 ग्लास लेंगे और सबसे पहले वाला ग्लास में कम पानी रखेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा पानी उसके बाद वाले ग्लास में, उससे थोड़ा ज्यादा पानी उसके बाद वाले ग्लास में। तो इस तरह से सबसे जो पहला ग्लास है उसमें सबसे कम पानी रखेंगे और सबसे जो अंतिम ग्लास है उसमें सबसे ज्यादा पानी रखेंगे। तो बढ़ते क्रम में पानी को रखेंगे। इसे चित्र में दिखाया गया है नीचे। तो अब एक छड़ी से ग्लास पर धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिए। तो एक छड़ी लेंगे और ग्लास पर आघात करते जाएंगे तो आपको एक सुखद ध्वनि का आभास होगा। तो बहुत सुंदर एक ध्वनि निकलती हुई आपको दिखेगी। तो यह क्या है, वाद्य यंत्र जल तरंग है, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये है जल तरंग। तो क्या करेंगे, इस तरह से ग्लास को लाइन से सजा लेंगे और उसमें जो पानी है वो कम से अधिक के तरफ रखेंगे। तो सबसे पहला वाला जो ग्लास है उसमें कम पानी रखेंगे, उसके बाद वाले में थोड़ा ज्यादा, इस तरह से जो अंतिम वाला है उसमें सबसे ज्यादा पानी रखेंगे और उसके बाद एक सिरे से उसको बजाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न होगा। तो ये है जल तरंग। तो जब आप सितार के तार को बीच में से खींचकर छोड़ते हैं तो आपको केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है, आप संपूर्ण यंत्र के कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको ही आप सुनते हैं। और इसी प्रकार ढोलक की झिल्ली पर आघात करने से केवल झिल्ली की ध्वनि नहीं सुनाई देती बल्कि संपूर्ण जो यंत्र है उसकी ध्वनि आपको सुनाई देती है।
तो समझ गए होंगे कि सिर्फ सितार में सिर्फ तार में ही ध्वनि उत्पन्न नहीं होता, पूरे सितार के कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होता है। जब आप बोलते हैं तो क्या आपके शरीर का कोई भाग कंपित होता है? तो आप जब बोल रहे हैं, आप बोल के देखिए, तो जब आप बोलेंगे तो देखेंगे कि आपके शरीर में जो गले के आसपास का भाग है वो कंपित होता हुआ आपको लगेगा। तो आप अपने गले को छूकर देखेंगे तो जब बोलते समय वो कंपन आप अनुभव कर सकते हैं। तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। तो मनुष्य द्वारा ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है? तो आप कुछ समय तक चिल्लाकर बोलिए, तो चिल्लाते हुए बोलिए, गाना गाइए या फिर गुनगुनाइए, और अपने हाथ से कंठ को स्पर्श कीजिए। गले को आप, जो आपका कंठ है गले में, तो उसको आप स्पर्श कीजिए। तो क्या आपको कंपन की अनुभूति होती है? तो आप अनुभव करेंगे कि उसमें कंपन हो रहा है। तो मानव में ध्वनि वाक यंत्र कंठ द्वारा उत्पन्न होता है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए, तो अपने अंगुली को कंठ पर रखेंगे तो आपको वो कंपन अनुभव होगा। और कंठ पर कठोर उभरा जो भाग है उसको आप खोजिए, जो निगलते समय चलता हुआ आपको प्रतीत होता है। तो जब आप खाना खाते हैं, निगलते हैं, तो उस समय वो भाग आपको हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। तो ये जो भाग होता है वो श्वसन नली के ऊपरी सिरे में होता है। इसे ध्वनि बॉक्स या वाक यंत्र कहते हैं। तो ये श्वसन नली के ऊपर होता है, इसलिए क्या करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो क्या कहा जाता है कि बात नहीं करने। क्यों? क्योंकि उस तरह से यदि हम बात करेंगे और खाना भी खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे श्वसन नली में चला जाता है। वाक यंत्र उत्तकों से बने 2 परत होते हैं जिन्हें वाक तंतु कहते हैं। 2 वाक तंतु के बीच एक पतली झिरी होती है। तो जो वाक तंतु होता है उसके बीच में एक पतला सा झिरी होता है जिससे वायु निकलता है। तो जब फेफड़े में बलपूर्वक वायु को झिरी से बाहर निकालते हैं, जो फेफड़े में वायु है उसको बलपूर्वक झिरी से निकाला जाता है, तो जो वाक तंतु है वो कंपित होता है, उसमें कंपन होता है, और वाक तंतु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। और जब वाक तंतु में कंपन होता है तब क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। वाक तंतु तने एवं ढीली स्थिति में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करता है। तो जब वो तना होता है तो उस समय अलग ध्वनि उत्पन्न होता है, और जब वो ढीला होता है तो उस समय अलग तरह का ध्वनि उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है मानव के वाक यंत्र को। देखिए ये है मानव का वाक यंत्र। तो ये क्या है कि इसी की सहायता से मनुष्य बोल पाते हैं। क्रियाकलाप 4 को करेंगे अब। तो जो वाक यंत्र है उसके क्रियाकलाप को और स्पष्ट जानने के लिए हम क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, पतली रबर की 2 एक समान पट्टी लेंगे और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानेंगे, उसको खींचेंगे। 2 पतली लेंगे, दोनों को एक के ऊपर एक को रखकर हम दोनों तरफ से उसको खींचेंगे, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब उनके बीच के दरार में हवा फूंकिए। तो बीच में जो दरार होगा, ये है रबर का पतला पट्टी है, तो बीच से में जो गैप रहेगा उसमें क्या करेंगे, फूकेंगे। तो फूकने पर क्या होगा, उस दरार को फूकने से क्या हवा फूकने से ध्वनि उत्पन्न होती है? जब हम उसमें फूकते हैं तो क्या उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये जो पट्टी है ये आपको कहीं भी मिल सकता है। तो ये यदि पट्टी मिलता है तो आप उसको करके भी देख सकते हैं। दोनों पट्टी को खींचेंगे और उसका बीच में जो आपको थोड़ा सा गैप दिखेगा उसमें फूकेंगे, तो उसमें क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगा। तो क्या इसी प्रकार हमारे वाक तंतु भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो जैसा इसमें ध्वनि उत्पन्न हो रहा है उसी तरह का ध्वनि हमारे वाक तंत्र में भी उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर 2 पट्टी है ना, उसको खींचकर मुंह का बीच से फूका जा रहा है, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। साथ ही ये स्थिति भी दिखाया गया है।
दो पट्टी को लेकर उसको फूंका जा रहा है बीच से, तो इसमें ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। तो वाक् तंतुओं की कार्य विधि को यहाँ दिखाया गया है। तो जो हमारा वाक् तंतु है वो भी इसी प्रकार कार्य करता है। अब यहाँ कुछ जानने योग्य बातें हैं, जैसे पुरुषों के जो वाक् तंतु है उसकी लंबाई लगभग 20 mm एवं महिलाओं के वाक् तंतु की लंबाई लगभग 15 mm होता है। और जो बच्चों के वाक् तंतु हैं वे बहुत छोटे होते हैं। तो इसीलिए देखेंगे कि जो पुरुष के आवाज होते हैं वे थोड़े भारी होते हैं और ज्यादा तेज होता है। जो महिलाओं की आवाज होती है वो पतली होती है और बच्चे का आवाज में काफी अंतर होता है। तो इस तरह से हम किसी की आवाज सुनकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये पुरुष है, महिला है या फिर बच्चा है। तो इसलिए पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियों में भी भिन्नता होती है, वे अलग अलग होते हैं। जैसे हम फोन में किसी का आवाज यदि सुनते हैं तो हम बस आवाज सुनकर ही बता देंगे कि ये बच्चे का आवाज है या किसी महिला का आवाज है या फिर पुरुष का आवाज है। तो इसी लंबाई में अंतर के कारण ही ये होता है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे और कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।